पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इससे पहले आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं क्या 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 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हो, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, सोडियम ऑक्साइड को जल से में घोला जाता है तो क्या होता है, और सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे वाले और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाला तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कह नहीं सकते हो। ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी वीडियो में बताया था और आई होप कि जानते होंगे। अगर जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका आप लोगों को चिंता नहीं करना है। देखो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह पर, देखो हाँ, सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत यहां कर लेना। ठीक है, यहां परत को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है। तो इसे साफ कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी को साफ करने के लिए हम लोग उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेते हैं। अगर उसे हम लोग साफ कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी परत को हटाने के लिए हम लोग इसे साफ करते हैं। समझ में आया पहला क्वेश्चन? आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया था। ठीक है, यहां देखो स्टूडेंट, शुद्ध जल या शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कॉमनली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जानते हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, सभी लोग आई होप कि कमेंट कर दिए होंगे। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं इसका जो पीएच मान होता है। देखो जल का क्या स्वाद होता है, खट्टा होता है या कड़वा होता है, खट्टा होता है या कड़वा, कुछ नहीं होता ना। तो अगर 7 से कम होंगे तो खट्टे होंगे और 7 से ऊपर होंगे तो कड़वे होंगे, छाल होंगे, लेकिन ये तो कुछ नहीं होता तो 7 ही रख दो। इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट 7। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, याद कर लोगे, सभी लोग याद कर लो इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। यहां आपको बुझे हुए चूने की किससे अभिक्रिया कराया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। अब यहां जरूरी है कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। देखो कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां आप लोग पहले समझ लो बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझे हुए चूने की फार्मूला। लेकिन यहां मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, ये जो है ना पाउडर जो है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, लेकिन अब इससे हम क्या करें कि ये बनाए, इसको मतलब किससे अभिक्रिया कराई जाए कि ये बनाए। तो इसमें देखो Cl2 की उपस्थिति दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करा दी जाए। ठीक है, तो यहां Cl2 से अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, आपको मिलेगा क्या, वो मिलेगा CaOCl2 प्लस, देखो यहां Ca और यहां से मैंने एक वो ले लिया और यहां Cl2, इसमें अभी 2 H है और एक वो है, क्योंकि मैंने एक ही O लिया है। तो H 2 है और O 1 है, तो H2O। यानी कि अगर हम लोग बुझे हुए चूने में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, आप देख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, कितना आसान है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज इन सबको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। मैं आप लोगों को पहले से तैयार करवा रहा हूं, लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे वीडियो तो जानते होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो नहीं हो पाएगा, ये तो 100% गारंटी है। दूसरा देखो, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ये दो चरणों में होगा ये रिएक्शन, इसलिए आपको हार्ड लगेगा। सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, चलो मैं बताता हूं अच्छे से। देखो सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे ना, Na2 यानी कि सोडियम और SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब इसमें हम क्या करें कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाए। तो इसमें अगर Na2SO4 में हम लोग क्या करें, कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स 4C ले। ठीक है, 4C लेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा स्टूडेंट जानते हो, मैं तो दूसरा लिख दिया, Na2S। ठीक है, Na2S प्लस 4CO Na2S प्लस 4CO। ठीक है, अब ये जो हमें Na2S मिला है ये Na2S, चलो मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं। हाँ, ये Na2S जो मिला है, ठीक है, ये Na2S ये जो मिला है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट के रूप में। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तब हमें Na2 ये है
अब यहां से CO3 ले लो, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस CaS, ठीक है, CaS। अब यहां देखो ये क्या था, सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट से मैंने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट से मैंने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, बस यही करना था, देख लो, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। स्टूडेंट, जो सोडियम ऑक्साइड है उसे अगर हम लोग जल में घोले, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2, ठीक है, ये हो गया सोडियम और O से ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का क्या करें, इसको हम H2O यानी कि जल में घोल दें। तो सोडियम ऑक्साइड को अगर आप लोग जल में घोलोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहां हमें 2 मॉलिक्यूल हैं Na के, तो 2Na प्राप्त होगा, ठीक है, और O कितने हैं, 2, तो एक वो लगा दोगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा, H भी 2 है तो 2, N2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, NaOH, ठीक है, समझ में आया। अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब हमें 2NaOH प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2NaOH। रिएक्शन को सब लोग नोट कर लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट कि देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका बताइए। जो लोहा होता है Fe, लोहा को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके, नीचे लिख लेना, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न 2 तरीका है। नंबर 1, लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर। अगर जो कोई भी लोहा है उसकी सतह पर हम लोग पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें तो वो जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। लोहे की सतह पर क्या करें, पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें, ठीक है। दूसरा है, लोहे की वस्तु पर जस्ते का परत चढ़ाकर। जो लोहे की वस्तु है उस पर हम लोग जस्ते की परत चढ़ा दें तो भी वो जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए ना, पहला लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर और दूसरा है लोहे की वस्तु पर जस्ते का पेंट या परत चढ़ाकर, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको दिखाता हूं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सब कुछ योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। योगात्मक, इसका रिएक्शन भी देना है इसलिए आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन है, सरल लगेगा। योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, क्या पदार्थ आपस में, जैसे 2 पदार्थ हैं आपस में संयोग करेंगे, संयोग करके मतलब 2 पदार्थ हम आपस में संयोग करेंगे, एक करके एक पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी कर दो, भी अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, मतलब एक ही पदार्थ बनता है, दूसरा जो अन्य पदार्थ है वो नहीं बनता है, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है, सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि इजी है। अब देखो 2 चीजें मिलेंगी तब एक उत्पाद बनेगा। यहां मेनली क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तब एक पदार्थ बनाता है, एक पदार्थ। जैसे अगर हम लोग यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड इसलिए लगा क्योंकि एल्कीन समूह है और एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड लगते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था C2H4 एथिलीन, ठीक है, लेकिन इसे इसलिए लिखा गया कि इसे आसान लगेगा इस प्रकार से लिखना, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आप 2 मॉलिक्यूल सॉरी H2 हाइड्रोजन मिला दो। यहां देखो 2 पदार्थ मिल गई ना, 2 पदार्थ को मिला दिया गया इसमें, देखो इसमें 2 पदार्थ को मिला दिया गया, लेकिन आप Na की उपस्थिति लो, किसकी Na यानी कि सोडियम, और इसे 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। तो यहां देखो आपको प्राप्त क्या होगा जानते हो, एक ही प्राप्त होगा, ये CH2 ये एक है, ये एक, 2 मिलकर एक बनाया, क्या बनाया CH3 यानी कि ये क्या बना है, एथेन। देखो 2 चीजें हैं, एक ये एल्केन समूह बना है, ठीक है, 2 और 6, सॉरी एल्केन नहीं बनाया, सॉरी एल्केन नहीं, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, एथेन है ना, तो एल्केन समूह है एथेन,
इसलिए मैं देखता था ना कि यहाँ देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ C2 है ना और H6 और CnH2n+2 CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है, इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4 2 6, यही होता है ना एल्केन समूह, तो वही बना है। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है, एक चीज निर्माण किया है, वो है एथेन। यहाँ क्या क्या मिली है, एथिलीन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण किया है, केवल एक, वो भी एथेन का। तो यही इसीलिए कहा गया कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है। एसिटिक अम्ल से मेथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना क्या है, एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट, एसिटिक अम्ल से मेथेन। जानते होंगे आई होप, लेकिन नहीं जानते हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं, हार्ड आप लोगों को लगेगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं CH3, ठीक है, COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल है। अब इसमें अगर हम लोग NaOH ऐड करें, क्या ऐड करें, NaOH, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा जानते हो, तो हमें प्राप्त होगा CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, क्योंकि अगर R, इसे R कहा जा सकता है, COO आ जाए ना, RCOO, तो एसीटेट हो जाता है, यहाँ K होता तो पोटेशियम एसीटेट, यहाँ सोडियम है इसलिए सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, और प्लस H2O, लेकिन हमें तो मेथेन मिला ही नहीं, तो क्या होगा, इसी का हम लोग दोबारा अभिक्रिया NOH के साथ कराएंगे, इस चीज का फिर से कराओ, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये जो सोडियम एसीटेट है, नाम लिख लो अभी, सोडियम एसीटेट इसका, ठीक है, तो इसकी हम लोग अभिक्रिया दोबारा NaOH के साथ कराएंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा, अब हमें प्राप्त होगा मेथेन, क्योंकि यहां हमें मेथेन प्राप्त होगा, क्योंकि यहां CH, यहां देखो 3 है और एक ये ले लो H, 4 हो गया, CH4 प्लस, अब जो आपका बचा उसे निकाल दो, Na2 बचा, Na2 और क्या बचा, CO3, सोडियम कार्बोनेट बचा, ठीक है, समझ में आया। ये डबल हैंड रिएक्शन है, 2 बार होता है, इसलिए आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हार्ड है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग IUPAC नेम देखेंगे, IUPAC नेम, जो IUPAC नाम होता है उसको, ठीक है, पहला IUPAC नाम C2H5CHO, ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसका नाम होगा मेथ, एथ और ये प्रोप, तो प्रोपे, और इसमें क्या जुड़ता है, नल, यानी कि प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, और ये COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें नोइक जुड़ता है, तो मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोपेनोइक, ठीक है। अगर जहां COOH लगा हो वहां नोइक जुड़ता है, जहां CHO लगा हो वहां अल जुड़ता है, छोटा वाला अल, तो प्रोपेन में अल जोड़ा गया तो प्रोपेनल हो गया। अब जहां देखो Cl लगा हुआ है तो Cl मतलब क्लोरो, मेथ, एथ, एथेन। देखो स्टूडेंट, इन सब के लिए रूल्स थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे तभी जान पाओगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो IUPAC नेम कैसे लिखें, बाय सरवण लेक्चरर, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अर्धचर्वणक दांतों की संख्या बताइए, ठीक है, संख्या बताना है और इनके कार्य भी बताने हैं, तो बता देता हूं क्या है, प्रत्येक जबड़े में अर्धचर्वणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी यानी कि 4 होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं, ये भोजन को कुचलने या चबाने के कार्य आता है, इससे भोजन को आसानी से चबाया जा सकता है, मतलब उसे क्या, कुचला, यानी कि कुचला जाता है, ठीक है, उसे पचाने के लिए छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा जाता है भोजन को, ठीक है, तो नोट कर लो। फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, पुमांग और जयांग में अंतर, छोटा सा अंतर बताना है, 1-2 नंबर में आएगा। तो पुमांग और जयांग में क्या अंतर है, जानते हो ना, नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। पुमांग क्या है, पुष्प का नर जननांग है, और जबकि क्या होगा, देखो पुमांग पुष्प के नर जननांग है और जो जयांग है वो मादा जननांग है, तो यहां आप लोग लिख दो, जो पुमांग है ना, पुमंग पुष्प का नर जननांग है और जयांग पुष्प का मादा जननांग है, ठीक है, ये उत्तर हो गया। पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग है और जयांग जो है पुष्प का मादा जननांग है, ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11, परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार को नियोजित रखना, परिवार को कम रखना, सुखी रहना, ठीक है, ज्यादा परिवार ना रखो क्योंकि सुख कम हो जाता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार कल्याण हेतु जो परिवार कल्याण है उसमें बच्चों की संख्या, जो बच्चों की संख्या 2-3 हो बस, ठीक है, 1-2-3 कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन समझ में आया।
कितना इजी है ना। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर बच्चों को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, परिवार नियोजन पूरा समझ में आ गया। देखो अभी तक 11 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए हैं, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट हो कमेंट कर दो, उससे मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगला अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन डीपली समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ग्रेगर जॉन मेंडल इनके जनक हैं, क्योंकि इन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र जीवन का नियम। 2 प्रयोग भी किए थे, एक संकर संकरण, 2 संकर संकरण। इस पार्ट को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, नहीं देखे हो तो देख लो। ठीक है, लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखो। लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखना है। भाई देखो इसको आप डिटेल में अगर बताओ ना तो 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, उसमें भी पढ़ सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन आपको डिटेल में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा हाँ जो चैप्टर है ना मेंडल वाला, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, तब बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो लिंग सहलंगता से संबंधित 2 रोग हैं, उत्तर देख लो। नंबर 1 क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नंबर 2 है वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या क्या अर्थ है? जैसे शरीर में कहीं थोड़ा सा चोट लग जाए, कट जाए तो खून बंद नहीं होते हैं, लगातार बहते रहते हैं। तो ठीक है, इसीलिए वो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और क्या होता है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और वर्णांधता लाल और हरे रंग, ये लाल रंग है या हरा रंग, इसमें विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, विभेद करने का अर्थ वो विभेद नहीं कर पाएगा, ये लाल है कि ये हरा, ये लाल है कि ये हरा। इसलिए इनसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे में नहीं रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां देखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? फोकस दूरी को जब से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से, तो यह बराबर क्या पड़ेगा? r/2 या फिर r बराबर 2f। r जो होता है 2f के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जबकि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यही है ना संबंध, पढ़े होंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अगर मैं बताऊं, दूरदृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जबकि निकट दृष्टि दोष वालों को क्या, कौन सा? हाँ, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और जो जरा दृष्टि दोष है उन्हें द्विफ फोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। तो ये था आज का हमारा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर हमें आप लोगों को लग रहा हो कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। एक लाइक मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।